Morning students, today we are going to start our last application of Gauss law, which is electric field due to uniformly charged thin spherical shell. Student, this is the last topic of the first chapter, which is electric charges and field. So let us start our today's topic. First of all, we will consider a thin spherical shell. We will consider a thin spherical shell of radius r. We will consider a thin spherical shell of radius r and charge q is uniformly spreads over its surface. Charge q is uniformly spreads over its surface. So as we know, if sphere is a hollow sphere, then charge always resides over its सरफेस. चार्ज हमेशा जो है, अगर हमारे पास होलो स्फीयर है तो चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर रिसाइड करता है. इनसाइड स्फेरिकल शेल चार्ज क्या होता है, हमेशा वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट ही नहीं होता इनसाइड, तो इसलिए वहाँ पे चार्ज जीरो होता है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल कंसीडर, हम ये कंसीडर करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जो क्या है, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज़ आउटसाइड फ्रॉम दिस स्फेरिकल शेल, जो इस स्फेरिकल शेल से बाहर है कोई पॉइंट पी, वहाँ पे मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, देखो हम यहाँ पे 3 केसेस में करेंगे. व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल, when point P lies on the spherical shell and when point P lies inside the spherical shell. तो फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं when point P lies outside the spherical shell. When point P lies outside the spherical shell, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. देखो पॉइंट पी आउटसाइड लाई कर रहा है, तो आउटसाइड के लिए मैं ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकती. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, हमेशा मुझे, देखो अब मैं एप्लीकेशन गॉस लॉ की कर रही हूँ, तो गॉस लॉ में हमेशा हमने क्लोज सरफेस बनाया, तो स्फीयर के लिए भी हम क्या बनाएंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे. फॉर दिस वी विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस थ्रू पॉइंट पी सो एज टू इनक्लोज दी चार्ज स्फेरिकल शेल. क्योंकि देखो गॉस थ्योरम हमारी कहाँ पे अप्लाई होगी, जब हम कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तभी हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. तो स्फेरिकल शेल एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके अराउंड मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली outward. This is the point P and electric field is radially outward. Now I will consider a small area element ds. Consider a small area element ds around the P, so that we will find the electric field for a small area element. Then we will integrate, for finding total electric flux we will integrate the equation. तो देखो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी है पहले, तभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाऊंगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए ले ली और उसको कंसीडर कर लिया ds एरिया एलिमेंट अराउंड द पॉइंट P. सो एज वी नो d phi इज इक्वल टू, फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए क्या आ जाएगा, E डॉट ds. Now we will find electric field when point P lies outside the spherical shell. और देखो इनसाइड के लिए तो रेडियस r है, कैपिटल R, और आउटसाइड के लिए O2 पॉइंट P तक का रेडियस मैंने क्या ले लिया, स्मॉल r. O2 पॉइंट P तक का रेडियस क्या आ जाएगा, स्मॉल r. एज वी नो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi इज इक्वल टू E डॉट ds. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi क्या होता है, इज इक्वल टू E डॉट ds एंड ds is normal to the surface. देखो ds, क्योंकि स्फीयर जो है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, तो स्फेरिकल सिमेट्रिक जहाँ से हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे क्रॉस करेंगे उधर की तरफ ही हमारा एरिया वेक्टर भी होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एरिया वेक्टर इसके लिए क्या बन जाएगा, सेम लाइन पे लाई कर जाएंगे. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा तो उसके लिए स्मॉल एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करेंगे.
इसलिए हमारे पास एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0. सो डी एस इज नॉर्मल टू द सरफेस इफ एंड एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0. तो देखो हमारे पास डी फाई क्या आ जाएगा, डी ए फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 0. कोस 0 इज 1. सो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस. देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब देखो स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस है, और अगर ऐसे ही मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो पूरे स्फीयर के लिए तो मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी. सो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through Gaussian surfaces phi is equal to integration EDS for closed surface is constant. So integrate हम किसकी विद रिस्पेक्ट करेंगे, सरफेस एरिया के. एंड इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव तो देखो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन टी एस इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, एस सरफेस एरिया रह जाएगा. एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस क्या है यहाँ पे हमारे पास, स्मॉल आर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस हमारे पास क्या है, स्मॉल आर. और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी 4 पाई आर स्क्वायर. तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है. सो 5 इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में हमने फ्लक्स क्या पढ़ा था, फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज क्या है यहाँ पे हमारे पास, क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज ले रखे हैं, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. सॉरी, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे 5 की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ई इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे मैंने 5 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम 5 की वैल्यू पुट कर रही हूँ, विच इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो मैंने चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस क्या लिया यहाँ पे, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू जो भी आप लेना चाह रहे हो वो ले सकते हो. ठीक है, तो एज वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा के साथ. एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया. और चार्ज पर यूनिट एरिया फॉर द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम एरिया की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं. और यहाँ पे मेरे पास चार्ज जो है, देखो डायग्राम में चार्ज जो है मेरा किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर. यहाँ पे फर्स्ट जो ये स्फेरिकल शेल है इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे इसके ऊपर रिसाइड कर रहा है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है. देखो तो इसके लिए मुझे इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई, और रेडियस हम कौन सा लेंगे, ये वाला रेडियस लेंगे अब, 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ से क्यू की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. और अब मैं इसे लास्ट इक्वेशन जो मैंने लिखी है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अब मैं यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दूंगी, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी से फाइंड की है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, और मेरे पास क्या रह जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड when point P lies outside the spherical shell. When point P lies outside the spherical shell. Now, in second case, we will consider when point P lies on the spherical shell.
lies on the spherical shell. So in such a case, when point P lies on the spherical shell, area of Gaussian surface is equal to area of the charged spherical shell. जो Gaussian surface का एरिया है वो इसके इक्वल टू हो जाएगा. इट मीन्स अब मेरे पास जो रेडियस है, मतलब ये जो पॉइंट P है वो पॉइंट P यहाँ पे लाई कर रहा है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास spherical shell, spherical shell और जिसका रेडियस क्या है मेरे पास r. और अब जो पॉइंट P है वो पॉइंट P देखो, अगर यहाँ से रेडियस r है तो यहाँ से भी r ही होगा. सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेल है तो रेडियस जो है हर तरफ से सेम है. तो रेडियस यहाँ पे, अब मैंने जो पॉइंट P आउटसाइड ले रखा था, पॉइंट P ऑन दी स्फेरिकल शेल है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड E मैंने क्या पुट किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. सिर्फ रेडियस चेंज होगा मेरे पास और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने प्रीवियस केस में किया है वैसे ही आएगा. d फाई इज इक्वल टू ई डी एस और यहाँ पे d फाई की वैल्यू वैसे एंगल जो है वो सेम लाई करेंगे ई डी एस. एंड देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड करेंगे E इंटीग्रेशन डी एस और डी एस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. बस यहाँ पे जो चेंज आएगा मेरे पास इसको कंप्लीट करने के बाद सिर्फ इतना चेंज आएगा, जो रेडियस हम स्मॉल r ले रहे थे यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा. और सारी वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने दोबारा इसको ना प्रूव करके डायरेक्ट रेडियस r की वैल्यू चेंज कर दी विच इज़ कैपिटल R स्क्वायर. सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. और यहाँ पे मैं फिर से Q की वैल्यू पुट कर दूंगी जो मैंने यहाँ पे पुट फाइंड की है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर. तो यहाँ पे मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू पुट कर दी सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ पे 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा और R स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस में रह जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So this is the second case when point P lies on the spherical shell, then A is sigma upon epsilon naught. Now the third case when point P lies inside the spherical shell. When point P lies inside the spherical shell. So when point P lies inside the spherical shell, charge in a hollow sphere, charge always resides over the surface. Or when point P lies inside the spherical shell, then in that case inside spherical shell there is no charge. अब यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है. Inside spherical shell there is नो चार्ज. इट मीन्स Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. और अगर Q हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो रेडियस भी छोटा हो गया सेंटर से. और अगर पॉइंट P इन साइड लाई कर रहा है, अगर यहाँ पे रेडियस आ भी जाए, कोई रेडियस अगर चेंज भी हो जाएगा तो चार्ज तो कुछ भी नहीं है. अगर चार्ज 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0. If Q is 0, then electric field is also 0. So in third case, when point P lies inside the spherical shell, then electric field is 0. Now we will draw a graph between electric field and radius. Between electric field and radius R. So students, see in this case, first case, electric field E is sigma upon epsilon naught R square upon R square. It means electric field is inversely proportional to radius R square. E is inversely proportional to R square क्योंकि इसके लिए radius तो R था. It means R की वैल्यू जिस टाइम पे हमारे पास R
ग्रेटर देन, स्मॉल आर की वैल्यू जब ग्रेटर देन आर है कैपिटल आर के, तो इट मीन्स उस टाइम पे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन सेकंड केस यहाँ पे तो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ना स्मॉल आर पे ना ही कैपिटल आर पे डिपेंड कर रहे हैं। और थर्ड केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। तो हमारे पास देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इट मीन्स इन थर्ड केस व्हेन स्मॉल आर जो रेडियस है वो लेस हो गया कैपिटल आर से, जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो लेस देन होगी कैपिटल आर से। तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास, 0। व्हेन आर इज लेस देन आर, देन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। और सेकंड केस जब हमारे पास r इज इक्वल टू आर हुआ, दोनों इक्वल हो गए, तो उस टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं कर रहा, ना ही स्मॉल आर पे और ना ही कैपिटल आर पे। तो इस टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, सेकंड केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड इन थर्ड केस में मेरे पास क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे हम आर आगे लेके जाएंगे, आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो इट मीन्स इन थर्ड केस जैसे जैसे मेरे पास रेडियस की वैल्यू बढ़ती गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती गई। दिस इज द थर्ड केस। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है कर्व वाला, जिस टाइम पे आर की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन आर होती है। दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन E depends upon radius r². So this is the variation of E with R for a charged thin spherical shell. So students, today we have completed this application, last application of Gauss law, which is electric field due to uniformly charged thin spherical shell. Now we have completed our first chapter, electric charges and field. So in next video we will start our second chapter, electrostatic potential and capacitance. Thank you.